हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज हम इलास्टिसिटी के बारे में करने वाले हैं। ये एक ऐसी रिवीजन चेकलिस्ट होगी जो कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा देगी, फॉर्मूला बेस बनवा देगी। अपनी एक कॉपी निकाल कर रखिए जिसमें आप ये सारे फॉर्मूलों को नोट डाउन कर सकते हैं जो मैं आपको यहाँ पर इस वक्त पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये आखिर में चल के आपके नीट के पेपर के अंदर काम आने वाले। साथ ही साथ अगर आपने आज तक भी कोई रिवीजन नहीं करी है तो ये चेकलिस्ट फॉलो कर लीजिए, दैट विल बी मोर देन एनफ। PYQs लगा लीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे नीट के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेन बात आ जाती है इलास्टिक वर्सेस प्लास्टिक बॉडी की। देखिए, इलास्टिक बॉडी वह बॉडी होती है जिस पर अगर हम जो स्ट्रेस लग रहा है उसे हटा दें तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सकती है। दिस बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेस, जबकि प्लास्टिक बॉडी वह बॉडी होती है जो अपनी शेप को रीगेन नहीं कर सकती। बॉडी विच कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेस। यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब दूसरा जो टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ने वाले होते हैं वो होता है कि हमारे पास कितने टाइप के स्ट्रेसेस हैं और कितने टाइप के स्ट्रेन्स हैं। तो टॉपिक है टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास 3 टाइप के स्ट्रेस हैं जो हमारे को पढ़ने हैं। सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा शियर स्ट्रेस और तीसरा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लेट अस से हमारे पास यहाँ पर एक बार है, इस बार पे मैंने एक फोर्स F लगाई और ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एरिया का जो वेक्टर है बाहर की तरफ निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस हम लिखते हैं वो लिखते हैं फोर्स अपॉन में दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। शियर स्ट्रेस में क्या होता है, हमारे पास लेट अस से हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। हम इस बॉक्स पर एक फोर्स लगा रहे हैं अब इस बॉक्स के नीचे यहाँ पर इस हिस्से को मैंने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। इज दैट क्लियर? ये हिस्सा फिक्स है नीचे वाला। इस फोर्स की वजह से ये बॉक्स थोड़ा सा, तुम कह सकते हो, अपनी ओरिजिनल शेप को खोकर काइंड ऑफ लाइक ऐसी सी शेप बना लेगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो हमारा बॉक्स है इसकी शेप में थोड़ा सा ऑल्टरेशन आ चुका है। और अगर प्रैक्टिकली मैं इसे देखूं शियर स्ट्रेस को, शियर स्ट्रेस का मतलब होता है ऐसा स्ट्रेस जिसके अंदर जो फोर्स है वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलरली काम कर रही है। तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं वो होता है टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। तो एंड स्ट्रेन्स ऑल्सो, टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेस के टाइप पढ़ें तो हमारे पास 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। मैं इनकी डिटेल में नहीं जाने वाला, मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस, लेट अस कंसिडर कि हमारे पास एक रॉड टाइप की बॉडी है। हमने इस रॉड टाइप की बॉडी में एक फोर्स F लगा दी दोनों तरफ से। जहां हमने ये फोर्स लगाई है उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया A है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास क्या हो जाएगा, F अपॉन में A। देखिए ध्यान से कि भाई यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यह जो फोर्स है ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देख रहे हैं, फोर्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर आप इस प्लेन का एरिया वेक्टर देखेंगे तो वो एरिया वेक्टर फोर्स के अलोंग जा रहा है, पैरेलली जा रहा है। शियर स्ट्रेस में क्या होता है, शियर स्ट्रेस का मतलब होता है जैसे आप अपने हाथ में खुजली करते हैं तो रगड़ जो महसूस होती है, शियर मतलब रगड़। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैंने सेम एक बॉक्स रख दिया और बॉक्स के जो बॉटम है उस बॉक्स के बॉटम को कर दिया मैंने फिक्स, और मैंने एक फोर्स लगाई F उसके बिल्कुल ऊपरी एंड पर। यहाँ पर बिल्कुल जो ये अपर एंड है
यहाँ पर मैंने फोर्स लगाई F। जैसे ये मानकर चलो ये किताब है, क्या है ये किताब, किताब में पेजेस होते हैं ना, पेजेस, तो सबसे ऊपर वाले पेज पे गत्ते पर मैंने फोर्स लगाई F। अब इस वजह से क्या होता है, हमारी किताब ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है, वो हमें कुछ ऐसी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, वो कुछ ऐसी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो हमारे को किताब कुछ ऐसी दिखनी शुरू हो जाती है। अब शेयर स्ट्रेस अगर कोई तुमसे पूछ रहा है तो उसे आप ऐसे दिखाइएगा, दिस इज द शेयर स्ट्रेस। आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, F, और किस एरिया पर लगा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास ये बॉक्स है तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इस बॉक्स के हमारे पास दो फेजेस हैं, एक तो PQRS, ये वाला फेज हो गया, और एक ऊपर वाला फेज है SRAB, एक ये ऊपर वाला फेज हो गया। ठीक है, तो काइंड ऑफ लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो मैं अपना टिफिन बॉक्स का यूज़ करूँगा। देखिए, तो एक तो ऊपर वाला फेज हो गया और एक ये सामने वाला। तो आपको सामने वाले से कोई मतलब नहीं है, आपको ऊपर वाले इस वाले पोर्शन से मतलब है, इस वाले एरिया से मतलब है। तो ये जो फोर्स F आपकी लग रही है, दिस फोर्स डिवाइड बाय दिस एरिया विल गिव यू द वैल्यू ऑफ shear स्ट्रेस। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ shear स्ट्रेस की वैल्यू लिखेंगे फोर्स अपॉन में दिस एरिया, हम इसे एरिया डैश का नाम दे देते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस होती है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस पानी के द्वारा लगाया हुआ स्ट्रेस होता है, तभी यहाँ पर वर्ड हाइड्रो यूज़ करा गया है। इज दैट क्लियर? तो हमने जैसे मान लो हमारे पास एक बॉल है, रबड़ की बॉल है, हमने उसे क्या करा, समुद्र के अंदर डाल दिया, तो हर जगह से पानी का प्रेशर उसके ऊपर लगने लग जाता है। तो यह जो पानी का प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है, इसी को तो हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं कि भाई फोर्स पर यूनिट एरिया वाटर कितना लगा रहा है या प्रेशर कितना लगा रहा है पानी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेयर इट इज एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। ये यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सेस प्रेशर होता है जो पानी हमारी बॉल के ऊपर लगा रहा होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर से हमने स्ट्रेस के बारे में एक बार हर एक चीज़ कवर अप कर ली, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाता। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है स्ट्रेन्स। स्ट्रेन हमारे तीन टाइप के स्ट्रेन हो जाते हैं। सबसे पहला वही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा शियर स्ट्रेन, और तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्वेश्चन यहीं से आता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होता है, जैसे मान लो ये रॉड है, तुमने कोई फोर्स F लगाई थी जिसकी वजह से ये रॉड थोड़ी सी खिंच गई, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डेल्टा X या डेल्टा L ले लो। यहाँ पर इसे हम क्या ले लेते हैं, डेल्टा L, इसे हम ले लेते हैं डेल्टा L। अगर इस रॉड की लेंथ L है तो ये जो डेल्टा L हमारे पास निकल कर आ रहा है, हम इसे बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ या एक्स्ट्रा लेंथ गेन्ड। हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ से हमने इसे रिजिड सपोर्ट की तरह रख रखा है, मतलब यहाँ से हमने इसे फिक्स कर रखा है। फोर्स लगाई तो ये थोड़ा सा आगे खिंच गया, खुल गया, तो ये एक्सटेंशन जो निकल कर आया, हमने इसे बोला चेंज इन लेंथ या फिर एक्स्ट्रा लेंथ गेन्ड। अगर मैं इस चेंज इन लेंथ को एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाता है, स्ट्रेन। ऐसे ही केस मैं कंप्रेशन के लिए भी कर सकता हूं। अगर इस रॉड को मान लो मैंने कंप्रेस करा तो क्या होगा, कंप्रेस करने की वजह से लेंथ में कुछ चेंज आएगा। उस चेंज को अगर मैं ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकल कर आ जाता है। इज दैट क्लियर? शियर स्ट्रेन में क्या होता है, जो बॉक्स हम खिसका रहे थे, अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास बॉक्स था, ये इसकी पुरानी पोजीशन थी, जब हमने इसे खिसकाया तो ये इसकी नई पोजीशन आ गई। यहाँ पर ये छोटे से एंगल से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट कर गया। अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो ये पिंक पोजीशन आपको दिख रही है, मैं इसे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये जो पिंक पोजीशन आपको दिख रही है दैट वाज द ओरिजिनल पोजीशन, है ना। और ये जो ऑरेंज पोजीशन मैंने बनाई है, दिस इज द न्यू पोजीशन गेन्ड बाय दिस ब्लॉक आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स F। क्लियर? तो हम ये मान लेते हैं कि भाई हमारा जो ब्लॉक है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स डेल्टा X आगे की तरफ खिसक गया। क्योंकि ये ब्लॉक फिक्स है तो ये नीचे से आगे भागने वाला नहीं है।
अब आपको क्या करना है, अगर आपको निकालना है shear strain तो याद रखिएगा it will be this phi and it is nothing but it is the ratio of this delta x, जितना वो आगे की तरफ खिसक गया, upon में this particular edge. Let us say this particular edge is x. Simple as that. मैं कोई ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन इसके अंदर अभी पढ़ाने वाला नहीं हूँ क्योंकि वो मेन मैटर नहीं करती। बस आप ये समझिए कि भाई मान लो अगर तुम्हारे पास कोई एक क्वेश्चन आ जाता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 20 न्यूटन फोर्स आपके पास जो बॉक्स है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द 20 न्यूटन फोर्स आपके पास जो बॉक्स है वो थोड़ा सा आगे खिसक गया। मैं एक क्वेश्चन बना ही देता हूँ आपके लिए, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड द edge length of the box if shear strain experienced by the box is 0.001 if a force of 50 Newton is applied tangentially to it as shown in the figure. ठीक है, provided the fact that the upper area of the box get displaced by a length of 0.01 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है कि एक बॉक्स है, हमने यहाँ पर 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, इस फोर्स को लगाने से ये बॉक्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया, और यहाँ पर ये जो डिफ्लेक्शन आपको दे रखा है शेयर स्ट्रेन, उसने ऐसी वर्ड यूज़ कर दिया, कितना दे रखा है 0.01 दे रखा है। साथ ही साथ ये जो लेंथ है उसकी मेजरमेंट आपको कितनी दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर। इज़ दैट क्लियर? तो आपसे ये पूछा ये जो एज लेंथ है हमारे बॉक्स की, एज लेंथ कितनी है, तो बच्चे आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, क्या है, फाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये हमारे पास क्या है डेल्टा एक्स, और ये क्या है हमारे पास लेंथ एल, हमें लेंथ एल निकालनी है, तो एल लेंथ क्या आ जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन में फाई। इज़ दैट क्लियर? तो ये जो डेल्टा एक्स हमारे पास निकल कर आएगी ये कितनी है 0.01 सेंटीमीटर, स्ट्रेन कितना है 0.001, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेंटीमीटर, अगर हम सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं तो। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखो, तुम्हें नहीं लगता ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये भी डायमेंशनलेस है और ये भी क्या होगी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। सिमिलरली अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देख रहे हो तो क्या लिखोगे भाई, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या लिखोगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। तो इसमें हुआ क्या, जैसे तुम्हारे को क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि भाई जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई हवा का गुब्बारा है, रबड़ का गुब्बारा, तुम पानी में लेकर गए तो उस गुब्बारे का शेप जो होता है वो छोटा हो जाता है, पहले से ज़्यादा छोटा हो जाता है ना। तो बस वो तुमसे ये पूछ लेगा कि अगर इफ़ पहली वॉल्यूम तुम्हारी v के बराबर है और फाइनल वॉल्यूम तुम्हारी v/2 के बराबर हो जाती है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हुआ, तो तुम लिखना भाई इट विल बी चेंज इन वॉल्यूम v माइनस v/2, है ना। या तुम फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हो ये दिखाने के लिए कि भाई श्रिंकेज हुई है तो नेगेटिव स्ट्रेन है, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज कितना आ रहा है माइनस का 1/2। तो यहाँ पर -1/2 स्ट्रेन हमारे को देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर और कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे को एक बार दे दी ऐसे करके, है ना, सबको पता है, मैंने इसके ऊपर फोर्स F लगाई, इसका एरिया A दे दिया, ठीक है, यहाँ पर फोर्स F लगाई, इसका एरिया A दे दिया। हमसे क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द नॉर्मल स्ट्रेस, फाइंड नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द शेडेड एरिया। इस पर
नॉर्मल स्ट्रेस निकालो, तो तुम क्या लिखोगे, नॉर्मल स्ट्रेस विल बी फोर्स अपॉन में दिस एरिया, है ना। अब मान लो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ, फाइंड द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल, और स्पेलिंग मेरे से थोड़ी गलत हो गई, टेंजेंशियल या कह लो शियर स्ट्रेस ऑन आर्बिट्री एरिया एज शोन। तो मैंने यहां पर एक आर्बिट्री एरिया बना दिया। इस आर्बिट्री एरिया पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई अब आप ये बताइए, ये जो आर्बिट्री एरिया है इसके ऊपर कितना परपेंडिकुलर स्ट्रेस लग रहा है और कितना टेंजेंशियल स्ट्रेस लग रहा है। अगर ये दे दिया जाए कि जो आर्बिट्री एरिया है इसका जो इंक्लिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, ये कितना है हमारा, थीटा है। ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए थोड़ा सा ट्विस्ट करके, और ये बिल्कुल नीट के अंदर आ सकता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका एरिया वेक्टर लिखना होगा। मैं आपको एरिया वेक्टर लिखकर दिखा देता हूँ। ये मान लो मेरा एरिया वेक्टर है ए डैश, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस एरिया वेक्टर और इस हॉरिजॉन्टल के बीच में ये जो छोटा सा एंगल है, इस एंगल को करना है फाइंड। क्लियर, मुझे इस एंगल को कैसे भी करके फाइंड करना है। मैं इसे फाइंड आउट कैसे करूँगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये जो एरिया मैंने यहाँ पर बनाया है इससे मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये जो लाइन होगी ये इस एरिया के प्लेन में होगी। अब ये जो पिंक वाली लाइन है ये कुछ ऐसे जा रही है। अब अगर मैं पिंक वाली लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉप कर दूँ, ये इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी। क्लियर। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं एक और ग्रीन लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ ऐसे। तो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा जिसका एंगल यहाँ पर क्या है, थीटा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना, मुझे ये जो पिंक लाइन सी बनानी है, ये वाली जो पिंक लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है, दिस लाइन शुड बी इन दी, दिस लाइन शुड बी इन दी प्लेन ऑफ एरिया। जो एरिया ऑफ इंटेंशन है उसके प्लेन में होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने से, ये ऐसा दिख रहा होगा आपको प्रैक्टिकली, ये प्लेन आपको ऐसा दिखेगा। तो मुझे जो लाइन बनानी है वो ऐसे बनानी है कि भाई वो इसके प्लेन में ऐसे दिखे, आपको चिपक जाए इसके प्लेन से। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, आपको एरिया तो ऐसा दिख रहा है, एरिया तो आपको ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसे टिल्ट कर देता हूँ। ये एरिया तो आपको ऐसा दिख रहा है, आपको इस एरिया पर आंसर निकालना है। लेकिन मैंने यहाँ एक लाइन बनाई है जो कि इसके क्या रहे, इसके प्लेन में रहे। ऐसा क्यों है, एक्चुअली इसका भी एक रीज़न है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये जो एंगल है इस एंगल बीटा को निकाल पाऊँ। अब इसे निकालने के लिए थोड़ा सा तिकड़म लगाना पड़ेगा। देखो ये जो ए डैश है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ जो ये नीचे लाइन जा रही है ये वाली लाइन, अगर मैं इसे थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर मैं नाम लिख दूँ ए बी सी, तो ए डैश और इस लाइन को नाम दे देता हूँ एल डैश। ए डैश और एल डैश, ए डैश किसके परपेंडिकुलर है, ए डैश ए बी के परपेंडिकुलर है। एल डैश किसके परपेंडिकुलर है, एल डैश ए सी के परपेंडिकुलर है। तो ए बी और ए सी के बीच में, ए बी और ए सी के बीच में जो एंगल आएगा, कौन सा एंगल आएगा, ये वाला 90 माइनस थीटा। क्या एंगल आएगा, 90 माइनस थीटा। वही एंगल ए डैश एल डैश के बीच में भी होगा। ये चीज़ क्लियर। तो ये 90 माइनस थीटा हमने एंगल लिख लिया, मान लो इसे हमने नाम दे दिया बीटा नाम, ये हमने नाम दे दिया भाई बीटा। अब मुझे स्ट्रेसेस लिखने हैं, एक तो लिखना है नॉर्मल और एक लिखना है टेंजेंशियल। ये ए डैश है, ओरिजिनल एरिया हमारे को क्वेश्चन में किसका दिया हुआ है, ओरिजिनल एरिया इसका दिया हुआ है, ओरिजिनल एरिया इस वाले क्रॉस सेक्शन का दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये मेरे पास एंगल कितना है, बीटा। मैं लिखूंगा ए डैश कॉस बीटा दैट विल बी इक्वल टू ए। तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन में कॉस बीटा। याद रखना प्लीज, याद रखना मुझे ए डैश को ओपन अप करना है। आई हैव टू रिजॉल्व दिस, डू नॉट रिजॉल्व दिस, इसे रिजॉल्व मत करना। क्लियर।
अब ये बताओ फोर्स कहाँ लग रही है, फोर्स आगे की तरफ लग रही है, फोर्स कहाँ लग रही है, आगे की तरफ। अब अपनी फोर्स को ए डैश के अलोंग रिजॉल्व कर लेना, क्योंकि नॉर्मल ये वाली फोर्स होगी, आपको ये वाली फोर्स चाहिए। नॉर्मल तो यही है ना जो प्लेन के परपेंडिकुलर लगे, तो आपको ये वाली फोर्स और ये वाला एरिया चाहिए। ए डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए डैश की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ एरिया क्या होगी वो हमने निकाल ली। बात आई फोर्स की, तो इस फोर्स को नाम हमने दे दिया एफ डैश। ओरिजिनल फोर्स हमारे पास क्या है, एफ। अब मुझे एफ को एफ डैश की डायरेक्शन में खोलना है, ये है एफ, मैं इसे एफ डैश के डायरेक्शन में खोलूँगा, ये एंगल कितना है, बीटा। तो मुझे पता है जब भी मेरा कोई वेक्टर किसी एंगल से चिपक जाता है तो उसका रेजोल्यूशन कितना निकल कर आएगा, उसका रेजोल्यूशन निकल कर आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर सिनेरियो तुम्हारे को जो दिख रहा है वो इतना हार्ड नहीं है। मैं यहाँ पर एफ को एफ डैश के अलोंग खोलने वाला हूँ, एफ को एफ डैश के अलोंग खोलने वाला हूँ। तो ये देखो एंगल कहाँ पर है, बीटा। मैं एफ को जब एफ डैश के अलोंग खोलूँगा तो मुझे मिलेगा एफ कॉस बीटा, एफ कॉस बीटा। लेकिन उस डायरेक्शन में एफ डैश भी काम कर रहा है, तो एफ कॉस बीटा ऐसे खुल जाएगा, ये देखो एफ कॉस बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास एफ साइन बीटा। तो ये जो इस डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर फोर्स एफ डैश हुई उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एफ कॉस बीटा, यही तो तुम्हारी परपेंडिकुलर फोर्स है। तो अगर तुम यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हो तो वो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, एफ डैश अपॉन में एरिया ए डैश। एफ डैश की वैल्यू कितनी आई, एफ कॉस बीटा, अपॉन में एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है ए डैश की, ए कॉस बीटा। तो हमारे पास फार्मूला कितना बनकर आ जाएगा, एफ कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन में ए। ये याद रखना, दैट इज द परपेंडिकुलर स्ट्रेस विच विल बी फॉर्म्ड ओवर हेयर। अब बात आ रही है शेयर स्ट्रेस की। शेयर स्ट्रेस के अंदर अभी हमने देखा इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सी लग रही है, एफ साइन बीटा। तो आप लिखेंगे फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया कौन सा, ए डैश, तो फोर्स अपॉन में एरिया, ए अपॉन में कॉस बीटा। तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा शेयर का, एफ साइन बीटा कॉस बीटा अपॉन में ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम के अंदर ये वाला एग्जाम्पल ज़रूर पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि बच्चा ये नहीं जान पाता कि किसे ओपन अप करना है। ध्यान रखना, तुम्हारे को ये जो फोर्स है इसको दो डायरेक्शन में ओपन अप करना है, एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और एक किस डायरेक्शन में ओपन करना है तुम्हारे को, नॉर्मल डायरेक्शन में। फोर्स दो डायरेक्शन में खुल जाएगी। ये जो एरिया होगा इसे ओपन अप मत करना, जो एरिया तुम्हारे को गिवन होगा, जो इंटेंडेड एरिया होगा उसे ओपन अप करना है, क्योंकि फोर्स उसके डायरेक्शन में होनी चाहिए इसलिए वो ओपन अप होगा, बस बात खत्म, इससे ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना। क्लियर। अब हमारी बात आ जाती है, हमारी चर्चा शुरू हो जाती है हमारे इलास्टिसिटी कर्व पर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं आपके लिए। ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ये लो। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है सर। इस ई पॉइंट को तुम फ्रैक्चर पॉइंट कहते हो। अभी लिख लो फिर इसे बताता हूँ। ई पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट हो गया। ये दो पॉइंट्स हमने नोट कर लिए। अब देखो इस पॉइंट को ओ कहते हैं, ओ से ए इलास्टिक लिमिट होती है, यहाँ पर हुक्स लॉ फॉलो होता है, हुक्स लॉ इज फॉलोड। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि हुक्स लॉ क्या बोलता है, हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। इज दैट क्लियर। कोई भी डिफॉर्मेशन ओ से ए तक तुम करोगे, अगर तुमने स्ट्रेस हटा दिया तो जो मटेरियल होगा वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा, डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं होगी। तो नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्लियर। अब ए से बी आ जाओ, ए से भी अभी भी इलास्टिक लिमिट में हो तुम, लेकिन वो नॉन लीनियर इलास्टिक लिमिट है, नॉन लीनियर इलास्टिक लिमिट। भाई पहले जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था। इस केस के अंदर क्या है, अगर तुमने
देखा कि भाई तुमने कम स्ट्रेस लगाया तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो सकता है। इज़ दैट क्लियर? ये नॉन लीनियर लिमिट है, यहाँ पर लीनियरिटी फॉलो नहीं हो रही कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ पर फॉलो नहीं होता। लेकिन ये इलास्टिक लिमिट है, दैट इज़ अगर तुमने स्ट्रेस हटाया तो मटेरियल कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इज़ दैट क्लियर? अब यहाँ पर जो ये बी पॉइंट होता है, यहाँ पर लगने वाले स्ट्रेस को हम यील्ड स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ यील्ड स्ट्रेंथ। अब अगर तुम फर्दर बियॉन्ड बी जाओगे तो जो तुम्हारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट। तुम देख रहे हो बी से सी अगर तुम जा रहे हो, तुम्हारा भले ही स्ट्रेस कम हो रहा है या उल्टा सीधा तरीके से बढ़ रहा है या कुछ भी उसके साथ हो रहा है, स्ट्रेस देखो कम भी हो रहा है तब भी स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस कम भी हो रहा है तब भी स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है। बी से सी बिल्कुल प्लास्टिक लिमिट है। इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास पन्नी है, पन्नी मैं यहाँ पर अपनी इस पन्नी के साथ करके दिखा देता हूँ। ये जो पन्नी है मैं इसे खींच रहा हूँ, छोड़ दूंगा तो वापस आ जाएगी, लेकिन एक समय होगा जब ये पन्नी ज़्यादा खींचने लग जाएगी। ये देखो ये अपने आप ही मटेरियल बनाए जा रही है, बनाए जा रही है, बनाए जा रही है, बनाए जा रही है, बनाए जा रही है। देख रहे हो कितना खींच गई? तो इसमें क्या हो रहा है, मटेरियल अपने आप बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से बी से बियॉन्ड जा रहे हो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है कि मटेरियल विल नॉट रीगेन इट्स ओन वैल्यूज फर्दर, ये यील्ड होने लग गया, मटेरियल और ज़्यादा बनने लग गया, और ज़्यादा बनने लग गया। इज़ दैट क्लियर? अब ये तो है नहीं कि भाई मटेरियल कहीं जादू टोने से ज़्यादा बन रहा है, ऐसा नहीं है। जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके अंदर मैटर है, वो अपने आप को रीसिचुएट करने लग गया है ना। जहाँ कहीं एरिया ज़्यादा होगा वो एरिया कम हो जाएगा, थिकनेस कम हो जाएगी और लेंथ वहाँ पर बढ़ जाएगी, तो वहाँ का मटेरियल यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। इज़ दैट क्लियर? तो बी से सी क्या होती है, तुम्हारी प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है और यील्डिंग शुरू हो जाती है मटेरियल की। साथ ही साथ डी पॉइंट होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब अगर तुम फर्दर इससे बियॉन्ड लगाओगे स्ट्रेस, इससे बियॉन्ड स्ट्रेस मटेरियल झेल नहीं सकता। फर्दर अगर तुम इससे ज़्यादा स्ट्रेस लगा रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है कि मटेरियल विल फेल। ई देखो, अब हमने इस स्ट्रेस से, हम इस स्ट्रेस के बियॉन्ड आ गए, इस स्ट्रेस के हम बियॉन्ड आ गए, स्ट्रेन अभी भी बढ़े जा रहा है। इस स्ट्रेस के जैसे ही तुम बियॉन्ड आओगे तो मटेरियल इतना फ्रेजाइल हो जाएगा, इतना बेकार हो जाएगा, फटीग्ड हो जाएगा, उसके जो ये कह लो स्ट्रेंथ लेवल इतनी कम हो जाएगी कि अगर तुमने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से नीचे भी तुमने अगर अब कोई स्ट्रेस लगाया तो मटेरियल टूट जाएगा। उस पर्टिकुलर स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन बियर एंड द फ्रैक्चर पॉइंट इज द स्ट्रेस, इट कैन बी एनी वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अदर देन दैट ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस, जिस पर मटेरियल फेल हो जाता है या मटेरियल टूट जाता है या मटेरियल ब्रेक हो जाता है। यहाँ तक हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक चीज़ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है ब्रिटल वर्सेस डक्टाइल का। तो ब्रिटल और डक्टाइल में एक चीज़ देखना, डी से लेकर ई, ये जो लेंथ है, मैं इस लेंथ को नाम दे देता हूँ एक्स। अब अगर तुम्हारा मटेरियल ब्रिटल है तो ये एक्स की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी। अगर तुम्हारा मटेरियल डक्टाइल है तो एक्स वैल्यू विल बी ग्रेटर। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चे, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर होगी। इज़ दैट क्लियर? देन हम आ जाते हैं अपने मॉडलाई ऑफ इलास्टिसिटीज़ पर। तो जो मॉडुलस होते हैं हमारे पास, वो कौन कौन से मॉडुलस होते हैं? सबसे पहला हमारे पास होता है यंग्स मॉडुलस, दूसरा हमारे पास क्या होता है, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और आखिर में हमारे पास क्या होता है, बल्क मॉडुलस। ये इंपॉर्टेंट है। यंग्स मॉडुलस तो सभी को पता है क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, दैट इज एफ अपॉन में एरिया डेल्टा एल अपॉन में एल। शेयर मॉडुलस को हम जी या फिर ईटा से दिखाना पसंद करते हैं। शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, जो शेयर स्ट्रेस हम लगा रहे हैं अपॉन में शेयर स्ट्रेन। इज दैट क्लियर? बल्क मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, इट इज़ 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी, दैट विल बी इक्वल टू द एक्सेस प्रेशर अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? बस हमें इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखें जो कि हाल ही में पूछे जा चुके हैं कई सारे इंस्टीट्यूट्स में, जब मैं लास्ट टाइम पढ़ा रहा था वहाँ पर भी ये पूछा गया था। तो मतलब AIATS में ये बहुत देखने को तुम्हारे को मिलता है, अगर तुम आकाश के अंदर हो और अगर LN के अंदर हो तो भी तुम्हारे को अच्छे से ये
उनकी अपनी टेस्ट सीरीज़ के अंदर देखने को मिल जाता है। ये मास m1 है, ये मास m2 है। तो अब हमसे क्या कहा गया, हमसे ये बोला गया कि फाइंड द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग। भले ही हम स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल वगैरह मानते थे, लेकिन अब इस केस में हमें उसने यंग्स मॉडुलस वगैरह सब कुछ दे दिया। उसने बस हमसे पूछा कि इलोंगेशन जो इस स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी। आपको करना क्या है, आपको बस इस स्ट्रिंग के अंदर लगने वाली टेंशन निकालनी है। टेंशन का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी। इस फॉर्मूले से आप टेंशन निकाल लीजिएगा जो इस स्ट्रिंग के अंदर फॉर्म हो रही होगी। एक बार टेंशन निकाल ली, देन आप यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगाइए। यंग्स मॉडुलस टेंशन पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन में टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या कह लो रोप, जो भी इसकी आपको टोटल लेंथ गिवन होगी क्वेश्चन में। ठीक है, टोटल लेंथ किस में गिवन होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी। तो आपके पास क्या क्या डेटा गिवन होगा, आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर रेडियस गिवन होगी, उससे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ गिवन होगी, यंग्स मॉडुलस आपका गिवन होगा, आपको सिर्फ डेल्टा एल निकालना है और टी टेंशन निकालनी है। टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना तो टेंशन निकल कर आ जाएगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और यहाँ से डेल्टा एल आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे ये पूछ सकता है कि मान लीजिए आपके पास एक समुद्र है और आपने क्या करा, एक रबड़ पानी के गुब्बारे को लिया और नीचे ले गए। पानी के गुब्बारे को हम कहाँ लेकर आ गए, नीचे लेकर आ गए एट अ हाइट h। यहाँ हमने पानी का गुब्बारा रख दिया। तो वो हमसे पूछेगा कि इन दिस केस इफ बल्क मॉडुलस इज गिवन टू यू, इफ बल्क मॉडुलस इज गिवन टू यू, इनिशियल रेडियस ऑफ balloon is given to you, then find the net change in volume। तो नेट चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला कितना होता है, चेंज इन प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम माइनस आपको डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू डेल्टा पी इंटू वी अपॉन में बी। माइनस रख दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक्सेस प्रेशर निकालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, वही मुझे आपको सिखाना है कि यहाँ पर हमें एक्सेस प्रेशर एक्चुअली निकालना कैसे है। वॉल्यूम तो आप जानते ही हैं कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर कौन सी आर रखनी है, ये जो इनिशियल आर आपको गिवन है, क्योंकि ये वाली जो वॉल्यूम होती है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये कौन सी वॉल्यूम होती है, ये इनिशियल वॉल्यूम होती है। कैसी, इनिशियल वॉल्यूम होती है। इज़ दैट क्लियर। बल्क मॉडुलस ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सिर्फ यहाँ प्रेशर निकालना होता है। तो यहाँ पर प्रेशर निकालने के लिए आप हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास एटमॉस्फेयर गिवन है तो पी एटमॉस्फेयर प्लस डेंसिटी ऑफ द वाटर, ग्रेविटी, और जितना हाइट आप नीचे लेकर आए अपने बलून को उतना यहाँ रख देना है। तो ये प्रेशर की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, डेल्टा पी निकल कर यहाँ पर से आ जाएगा। दिस विल बी और डेल्टा पी जो आप यहाँ लगा सकते हैं। अब बस मात्र कैलकुलेशन की देर है। अगर आपने कैलकुलेशन कर दी, सारा डेटा आपको गिवन है, तो डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। फ्री फंड के मार्क्स है, अगर आप निकाल सके तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ऐसे करके हम सवाल निकाल सकते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो तो भाई यहाँ पर 0 करना मत भूलना। ठीक है, यहाँ पर 0 कर देना, पता चला एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना शुरू कर दिया। अब एक और चीज़ मैं तुम्हारे को सिखाऊंगा, क्या हो जाती है, एनालॉजी टू स्प्रिंग। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि वो क्या करता है, मान लो ये कॉपर का वायर है और इसके आगे उसने स्टील का वायर जोड़ दिया। एक कॉपर का वायर है तुम्हारे पास, एक स्टील का वायर है। कह देगा कि फाइंड द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड, कितना इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रहा है इन द होल सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम में। तो बच्चा क्या करता है, पहले इसकी इलोंगेशन निकालता है, फिर इसकी इलोंगेशन निकालता है एंड देन ऐड अप करता है, और बहुत टाइम लग जाता है, पेपर खत्म हो जाता है, मार्क्स चले जाते हैं, या फिर 2-4 जो क्वेश्चन तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट के आते होंगे वो भी रह जाते हैं और ये भी रह जाता है, क्योंकि इलोंगेशन मतलब क्वेश्चन बहुत लंबा है।
यहाँ पर एक चीज़ करना, मैं तुम्हारे को एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी वायर होता है वो है तो स्प्रिंग ही, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के अंदर खेलता है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, मैं किसी भी वायर पर अगर फोर्स F लगा रहा हूँ तो वो फोर्स F K इंटू एक्स के बराबर होती है, वेयर एक्स इज इलोंगेशन। एक्स हमारे पास क्या होती है, इलोंगेशन होती है। इज दैट क्लियर? चलो अब मैं तुम्हें एनालॉजी टू स्प्रिंग सिखा देता हूँ। एनालॉजी टू स्प्रिंग में क्या होता है, किसी भी वायर को आप एक स्प्रिंग की तरह अप्रॉक्सीमेट कर देते हो। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास जो वायर होता है वो इलास्टिक लिमिट में खेल रहा होता है, तो इट इज़ एज गुड एज ए स्प्रिंग। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इफ वायर इज एज गुड एज ए स्प्रिंग, सो व्हाट वी कैन डू इज, वायर पर अगर मान लो मैंने फोर्स F लगाई तो उसके अंदर जो इलोंगेशन प्रोड्यूस हुई वो X प्रोड्यूस हुई, है ना। ऐसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स F लगाई तो उसके अंदर जो इलोंगेशन प्रोड्यूस हुई वो भी X प्रोड्यूस हुई। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ F इक्वल टू KX, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, है ना। अब फोर्स मैं कितनी लगा रहा हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा यंग्स मॉडुलस का, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। ये चीज़ क्लियर है? तो फोर्स का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, y इंटू एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। चेंज इन लेंथ हमारे पास कितनी है, x, तो y इंटू एरिया x अपॉन में l। तो इसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ फोर्स इक्वल टू k इंटू एक्स, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा y a x अपॉन में l इक्वल टू k इंटू एक्स। तो यहाँ पर से x से x काट दिया तो मेरे पास वायर की इक्वेलेंट फोर्स कांस्टेंट निकल कर आ गया के ए अपॉन में एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। तो याद रखना मैंने यहाँ पर क्या करा, एक वायर को एक स्प्रिंग बना दिया, उस वायर का जो इक्वेलेंट फोर्स कांस्टेंट निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, वाई ए अपॉन में एल। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, इससे मुझे सीरीज़ पैरेलल करने में फ़ायदा हो जाता है। सीरीज़ पैरेलल टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो इससे सॉल्वेबल होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लो हमें ऐसा दे दिया कि ये दो वायर है, इसका पहले वाले वायर का लेंथ L1 है, एरिया A1 है और यंग्स मॉडुलस Y1 है। दूसरे वाला जो हमारे पास वायर है उसका लेंथ L2 है, एरिया A2 है और यंग्स मॉडुलस Y2 है। हमने इसे फोर्स लगाई F, फाइंड नेट इलोंगेशन। तो इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा पहले इसकी इलोंगेशन निकालेगा फिर इसकी इलोंगेशन निकालेगा एंड देन दोनों को ऐड कर देगा और फिर टोटल इलोंगेशन आती है जिसमें वो फंस जाता है। मैं यहाँ पर तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि भाई इसका तू बस K1 निकाल, इसका तू K2 निकाल। K1 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर Y1 A1 अपॉन में L1 और K2 कितना हो जाएगा Y2 A2 अपॉन में L2। ये चीज़ क्लियर है? अब तुझे क्या करना है, तूने देखा दोनों स्प्रिंग सीरीज में है, सीरीज में अगर स्प्रिंग होते हैं तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो के इक्विवेलेंट निकल कर आएगा, जो रेजिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला होता था वही तुम्हें लगा देना है, K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। तो यहाँ पर से के इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा, फोर्स तुम्हारे को गिवन है, के इक्विवेलेंट तुमने निकाल लिया इनटू एक्स, एक्स क्या हो गई, टोटल इलोंगेशन जो निकल कर आ सकती है वो अब तुम निकाल सकते हो यहाँ पर। अब यही केस मानकर चलो ऐसे हो जाता कि भाई ये कॉपर है, ये स्टील है, सब कुछ तुम्हें वही गिवन है, Y1 A1 L1 यहाँ पर गिवन है, Y2 A2 L2 यहाँ पर गिवन है और इन दोनों को F फोर्स हम लगा रहे हैं, इन दोनों पे F फोर्स हम लगा रहे हैं। अब बताओ यहाँ पर जो होगा इलोंगेशन कितना होगा या काइंड ऑफ लाइक चीज़ें पूछ ली जाए तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देना, सिंपल एज दैट। भाई ये फोर्स F तुम लगा रहे हो, कितनी फोर्स इसके ऊपर गई कितनी फोर्स इसके ऊपर गई तुम्हें कुछ पता है नहीं। अगर सीरीज में देखोगे तो जितनी फोर्स तुम इस वाले वाइट वाले वायर पर लगा रहे हो उतनी ही फोर्स तुम्हारे येलो वाले वायर पर भी पड़ रही है, लेकिन इस केस के अंदर जितनी फोर्स तुम F यहाँ लगा रहे हो कितनी फोर्स कॉपर को गई कितनी फोर्स स्टील को गई तुम्हारे को कुछ नहीं पता। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तुम के इक्विवेलेंट निकाल लेना, दैट इज K1 प्लस K2। अब नेट फोर्स इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू एक्स लगाकर तुम अपना आंसर ले आना, तो सीरीज पैरेलल के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो कितना भी हार्ड बना सकता हूँ। भाई यहाँ दो वायर लगा दिए, वायर नंबर 1 वायर नंबर 2, फिर यहाँ पर से एक तीसरा वायर लगा दिया वायर नंबर 3 और इस तीसरे वायर के ऊपर एक फोर्स लगा दी F। तो यहाँ पर दो वायर हमारे किस में हो गए, पैरेलल में हो गए।
जो इनका आंसर आएगा, मान लो वायर नंबर 4, इनका आंसर क्या आया, वायर नंबर 4, वो वायर नंबर 4 वायर नंबर 3 के साथ किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो जैसे तुम सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस करते थे, सेम उसी तरीके से आंसर निकलेगा। बस तुम्हारे को जो एनालॉजी याद रखनी है वो ये वाली एनालॉजी है। जब तक ये याद रहेगी तुम्हारे अपने आंसर आते जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आंसर कभी ना आए, लंबा हो सकता है लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आंसर ना आए। नेक्स्ट अब हम करते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये याद रख लेना। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, बस बात खत्म। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है ml² t-2 अपॉन में l3, दैट इज ml-1 t-2। ये तो हमेशा पूछा ही जाता है एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन, और ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। इस फॉर्मूले के एक और वेरिएंट आप लिख सकते हो 1/2, स्ट्रेस को खोल सकते हो आप। स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूँ यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। सिमिलरली इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेस आप इसे लिख सकते हो 1/2, तब स्ट्रेन को खोल देना, क्या हो जाता है स्ट्रेस अपॉन में यंग्स मॉडुलस, तो कितना हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन में यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई स्ट्रेस, है ना। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए जैसा डेटा गिवन हो वैसा फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं तुम्हारे को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इलोंगेशन अंडर इट्स ओन वेट, एक चीज़ मुझे याद आ गई तो बता रहा हूँ। तो एक बार हैंग कर देते हैं जिसका खुद का अपना मास होता है, या कह लो खुद का अपना वेट होता है ना। मान लो इसका मास m है, कहेगा अपनी ही भार की वजह से ये कितना इलोंगेट कर गया। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई इलोंगेशन विल बी इक्वल टू mgl, जो भी इसकी लेंथ हो, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इज दैट क्लियर। तो ये हम आंसर लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइजन रेशो। अगरबत्ती को देखा है, अगरबत्ती को जितना तुम बीच में से दबाकर उसे ऐसे मलते रहते हो तो वो उतनी ज़्यादा खिंचती रहती है, उसमें लंबाई आती रहती है। लंबाई को कम करोगे तो चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी तुम मान लो ये अगरबत्ती है ना, तुमने अगरबत्ती को लंबा करने की कोशिश करी तो ये अपनी थिकनेस खो देगा और लेंथ को गेन कर लेगा, ठीक है। थिकनेस खो देगा और क्या कर देगा, लेंथ को गेन कर लेगा ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एफ। तो पॉइजन रेशो का मतलब होता है, मैं यहाँ पर पॉइजन रेशो को किसी चीज़ से दिखाऊँ, गामा से दिखा दूँ क्या, गामा से दिखा देता हूँ। पॉइजन रेशो इज गामा, ठीक है। सो गामा या सिग्मा ही दिखा लो, सिग्मा दिखा लो। पॉइजन रेशो को वैसे भी सिग्मा से ही दिखाते हैं, ये पॉइजन रेशो का है, मैं सिग्मा डैश यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। तो पॉइजन रेशो इज नथिंग बट इट इज ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो यहाँ नेगेटिव इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ को खींचोगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, मटेरियल वहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर तुम किसी चीज़ को कंप्रेस करोगे, तो जैसे अगरबत्ती होती है ना, उसे दबाया तो जो उसका एंड्स का मटेरियल होता है वो क्रॉस सेक्शन में जाना शुरू हो जाता है, तो बीच में से वो मोटी होनी शुरू हो जाती है। काइंड ऑफ लाइक वही इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। कॉम्पनसेशन इन लेंथ आपको डायामीटर दे देता है, मतलब आपको ट्रांसवर्स एरिया दे देता है, और अगर आप उस एरिया को कम करोगे, उस ट्रांसवर्स लेंथ को कम करोगे, तो आपको लॉन्गिट्यूडनल लेंथ मिलती है। तो ये पॉइजन रेशो हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि भाई यंग्स मॉडुलस, पॉइजन रेशो, बल्क मॉडुलस और हमारे पास क्या हो जाएगा शियर मॉडुलस, इन सब के बीच का जो रिलेशन होता है। तो शियर मॉडुलस को हम जी या ईटा दोनों से दिखा सकते हैं। मैंने किससे दिखाया था मैं देख लेता हूँ, क्योंकि फिर तुम कहोगे कि अरे ये जी का मतलब क्या हो गया। तो यहाँ पर मैंने शेयर मॉडुलस लिया था, हाँ जी और ईटा दोनों से हम दिखा सकते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, बल्क मॉडुलस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 सिग्मा। क्लियर। यहाँ पर बल्क ये रिलेशन है, मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस एंड पॉइजन रेशो। ये बहुत ही स्कोरिंग है, ठीक है।
ये पहला रिलेशन हमारे पास हो गया। दूसरा रिलेशन ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ, शियर, यंग एंड पॉइजन। तो शियर इज इक्वल टू यंग्स अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस सिग्मा। इस फॉर्मूले को एक याद रखना। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस 9 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस माइनस 3 टाइम्स ऑफ यंग मॉडुलस। ये अल्ट्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अल्ट्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिसेंटली ये पूछा गया था एक अच्छे एग्जामिनेशन के अंदर, स्पेसिफिकली जेई के अंदर, तो वहाँ से मैंने इसे कोट कर लिया कि भाई ये पूछा जा सकता है इंजीनियरिंग में भी, हमें तो ये याद ही रखने पड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब याद करके रखना। तो बच्चों इसके साथ ये वाला सेशन हमारा कंप्लीट होता है, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। तो बस यही है कि तुम लोगों की रैंक आ जाए। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू।